Hello students, good morning. Today we will start lesson number 4, alternative centers of power. Okay, according to this we discuss about the two important regional organizations. First one European Union and second one ASEAN. Okay, and after that in this chapter the rise of Chinese economy has also been discussed. Okay, first of all regional organizations. यदि हम बात करें हम रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस की या जो अर्थ सरफेस है हमारा वो डिवाइडेड इनटू द मैनी कॉन्टिनेंट्स. ओके, एंड अकॉर्डिंग टू दिस अप्रॉक्सीमेट 200 कंट्रीज. ओके, एंड but forms geographical, economics and cultural agency we can identify only a few regions. Okay, एंड यदि हम बात करें जैसे आपका जो एक कोल्ड वार हमने डिस्कस किया था, कोल्ड वार के दौरान हमारा जो यूरोप था वो डिवाइड हो चुका था ईस्टर्न एंड वेस्टर्न यूरोप में. ठीक है, एंड इसी प्रकार से यदि हम एशिया को हम रीजनल डिवाइडेशंस में अगर देखें तो जैसे चाइना है या साउथ ईस्ट एशिया है, मिडल ईस्ट एशिया है या वेस्टर्न एशिया है. ओके, तो यहाँ पर यदि कुछ रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस की भी यदि हम बात करें, यूरोपियन यूनियन है, साउथ एशियन एसोसिएशंस ऑफ द रीजनल कॉपरेशन है, सार्क. ओके, एंड एशियन एट्सेट्रा. तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स की यदि हम बात करें, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस. ठीक है, कि हमारे जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं. फर्स्ट वन हमारा क्या हो सकता है कि वो हेल्पफुल होते हैं, हेल्पफुल फॉर सॉल्विंग द म्यूचुअल डिस्प्यूट्स अमंग द मेंबर कंट्रीज. ओके, एंड देन यदि हम सेकेंडली यदि हम डिस्कस करें, सेकेंडली हम एग्जांपल लेकर चलें तो यूरोपियन यूनियन. यूरोपियन यूनियंस क्या था कि हमारे यूरोपियन यूनियन से पहले जो छोटी छोटी मार्केट्स में डिवाइड था, तो इसलिए इन्होंने जो एक यूरोपियन यूनियन की फॉर्मेशंस की जिसके दौरान की एक ब्रॉड लेवल पर मार्केट प्रोवाइड करवाई जा सके अमंग द मेंबर कंट्रीज़. तो इसका क्या था कि ग्रेटर कॉपरेशन बिटवीन द मेंबर कंट्रीज़, लाइक आपका इमिग्रेशंस की प्रॉब्लम है, मतलब जो आपके माइग्रेट करके पीपल आपके मतलब पीपल माइग्रेट कर रहे हैं या क्या आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो हम कर रहे हैं, तो इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो. एंड सेकंड वन क्या था कि फॉरेन पॉलिसी एंड द सिक्योरिटी प्रोग्राम, और इसी प्रकार से उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है या सिक्योरिटी पर्पज़ को लेकर के पॉलिसीज इंप्लीमेंट करना है तो वो मेंबर कंट्रीज़ में किसी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो. ठीक है, एंड मॉनेटरी पॉलिसीज़ है, लाइक आपका सिंगल करेंसी है. जैसे एक आपकी यूरोपियन यूनियन ने क्या किया था, सिंगल करेंसी को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया था कि सभी के लिए सिंगल करेंसी का ही यूज किया जाए. जैसे यदि हम बात करें तो उन्होंने यूरो को एक सिंगल करेंसी माना था. एंड थर्ड वन यदि हम एशियान का एग्जाम्पल लेकर के चले तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एशियान क्या है कि ब्रिंग अबाउट द म्यूचुअल कॉपरेशन इन द इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर, साइंटिफिक एंड टेक्निकल फील्ड्स. ओके, तो एंड सेम वे सार्क. ओके, सार्क की फॉर्मेशन इसी प्रकार से की गई थी. ओके, एंड देन यूरोपियन यूनियन. तो यूरोपियन यूनियन की जो फॉर्मेशंस की गई थी, यूरोपियन यूनियंस की फॉर्मेशन किस प्रकार से की गई थी, क्या उसका पर्पस था, तो हम डिटेल में हम इसको डिस्कस करें. तो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर वाज कोलैप्स ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ये जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर थी वो बिल्कुल टूट चुकी थी. जो वर्ल्ड पैटर्न पर यदि हम देखें तो कोल्ड वार चल रहा था या सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस समय. ठीक है, और जो यूएस प्रेसिडेंट थे ट्रूमैन उसने क्या किया था, स्टेटेड दैट अमेरिका शुड प्रोवाइड मॉरल एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू कंट्रीज़. ठीक है, मतलब उन्होंने क्या हेल्प प्रोवाइड करवाई थी. जैसे हम बात करें मार्शल प्लान कब आया था, 1947 में, और अमेरिका के सेक्रेटरी रहे हैं जॉर्ज मार्शल. और उन्होंने क्या किया था कि इकोनॉमिक रिकवरी किस प्रकार से की जा सकती है यूरोप की, तो यूरोप के लिए जो भी हेल्प प्रोवाइड करवाई, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के है या इकोनॉमिक जो डिक्लाइन हो रहा था जो कंटिन्यूसली कम होते जा रहा था आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड. तो इस प्रकार से मार्शल प्लान के अकॉर्डिंग यूएसए ने जो फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करवाई थी तो यूरोपियन इकोनॉमी को इंक्रीज करने के लिए, यही एक मार्शल प्लान था. जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है डियर. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो फॉर्मेशन की गई 1948 में, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशंस. ठीक है, OEEC इन 1947 में इस्टेब्लिशमेंट की गई थी. और इसका जो पर्पज़ था वो पर्पज़ क्या था, ऑर्गेनाइजेशन वाज एक्ट एज कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी ऑफ द कंट्रीज रिसीविंग एड अंडर द मार्शल प्लान.
ठीक है। मार्शल प्लान के अकॉर्डिंग जो उन्हें जो भी हेल्प प्रोवाइड करवाई जी थी, तो जो मेंबर कंट्रीज़ थे OEEC के 1948 में जो ऑर्गेनाइज किया गया था, तो इसमें उनको मतलब एक कोऑर्डिनेशन बनाए रखे। 1948 से 52 तक जो 4 ईयर का गैप था, इसमें $17 मिलियन एड्स वाज गिवन बाय द यूएसए इसको का $17 मिलियन की हेल्प प्रोवाइड करवा चुका था। और फिर एक और यहाँ पर जो काउंसिल ऑफ यूरोप है वो कब इस्टेब्लिश की गई थी? 1949 में जो शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड आफ्टर दैट यूरोपियन यूनियन कम्युनिटी 1947 में जो EEC की इस्टेब्लिशमेंट की गई थी, ठीक है। कब की गई थी ये? ट्रीटी ऑफ रोम हुई थी 1957 में, ठीक है। और साइन की गई थी ये 6 कंट्रीज़ के द्वारा। एंड यदि हम बात करें जो 1986 तक 12 कंट्रीज बिकेम मेंबर ऑफ द EEC, जो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटीज़ के जो सदस्य थे 12 कंट्रीज मेंबर बन चुके थे 86 तक। एंड ट्रीटी प्रोवाइड अल्टीमेट एबॉलिशंस ऑफ ऑल कस्टम एंड बैरियर्स बिटवीन द स्टेट, मतलब जो जिस भी प्रकार की कुछ कस्टम्स या बैरियर्स थे, लाइक आपके कस्टम ड्यूटीज़ को लेकर के है, या एक्सपोर्ट या इंपोर्ट ड्यूटीज़ को लेकर के है, या किसी प्रकार का जो ट्रेडिंग एक्टिविटी या कम्युनिकेशन को प्रभावित कर रहे हैं उन क्षेत्रों को लेकर के हैं। तो उसके बाद यूरोपियन यूनियन जो EEC था उसको कन्वर्ट कर दिया गया था यूरोपियन यूनियन में 1993 में। इन 1992 फॉरेन एंड फाइनेंशियल मिनिस्टर ऑफ EEC मैस्ट्रिक्ट, जो नीदरलैंड का एक सिटी है, तो साइन ए ट्रीटी ऑन यूरोपियन यूनियन ऑन 1 नवंबर 1993। ये नोट कर लेना, 1 नवंबर 1993 को ट्रीटी मैस्ट्रिक्ट में एक ट्रीटी और साइन की थी जो यूरोपियन यूनियन के नाम से की गई थी। और जो चेंज कर दिया गया था, EEC को कन्वर्ट कर दिया गया था यूरोपियन यूनियन में। और जो मेंबर स्टेट थे, ग्रेटर कोऑपरेशन इन मैटर सच एज इमिग्रेशंस, ड्रग्स, क्राइम्स या सिंगल करेंसी, तो इसको लेकर के ये आपका जो यूरोपियन यूनियन के इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, ठीक है। तो ये एक मोस्ट परफेक्ट एग्जांपल है हमारे वर्ड पैटर्न पर रीजनल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशंस का। ओके, जो मेंबर कंट्रीज़ थे, यदि हम बात करें 1995 तक 15 मेंबर्स थे। इस्टोनिया, हंगरी, लैटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, इन्होंने 2004 में ज्वाइन कर लिया था यूरोपियन यूनियन को। एंड आफ्टर दैट बुल्गारिया एंड रोमानिया ज्वाइन लेटर, तो 27 हो चुके थे। एंड जो लेटेस्ट जो आपका क्रोएशिया है 28th मेंबर था, जो 2013 में ज्वाइन किया था यूरोपियन यूनियन को। तो इसके ऑर्गन्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन की बात करें तो ऑर्गन्स में आपके रहेंगे यूरोपियन कमीशन है, ठीक है। सेकंड वन यूरोपियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जो 1949 में इस्टेब्लिश की गई थी। यूरोपियन पार्लियामेंट, इकोनॉमिक एंड सोशल कमेटीज़ एंड कोर्ट्स ऑफ जस्टिस, ये कुछ ऑर्गन्स हैं। ये क्या करते हैं? सेटल्स द डिस्प्यूट अराइजिंग अमंग मेंबर कंट्रीज़, मतलब जो मेंबर कंट्रीज़ के इन बिटवीन जो भी आपके जो डिस्प्यूट है उनको सॉल्व करने का वर्क भी इन्हीं का होता है। तो ऑब्जेक्टिव्स यदि हम बात करें, ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूरोपियन यूनियन की यदि हम बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था? इकोनॉमिक इंटीग्रेशन था, ठीक है। अनरेस्ट्रिक्टेड फ्लो ऑफ द गुड्स, पर्सन, कैपिटल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। सेकेंड वन क्या था कि जो मेकिंग एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल मोर प्रोडक्टिव, कि हमारी एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस आपका इंक्रीज हो। एंड मॉनेटरी स्टेबिलिटी बाय मीन्स ऑफ द सिंगल करेंसी, कि सिंगल करेंसी के आधार पर एक हम स्टेबिलिटी हम ला सकें हमें हमारी मॉनेटरी के अकॉर्डिंग। एंड फोर्थ हमारा है कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी। एंड सेकेंड नेक्स्ट है हमारा ब्रिडिंग गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर, कि रिच और पुअर के बिटवीन जो गैप क्रिएट होता जा रहा है उसको ख़त्म करना है। कुछ इकोनॉमिक इन्फ्लुएंसेस भी रहे थे यूरोपियन यूनियन के, वो हम डिस्कस कर चुके हैं वैसे तो। फर्स्ट वन क्या था कि हमारे सिंगल मार्केट थी, मतलब जो अमंग द मेंबर कंट्रीज़ है इन बिटवीन जो सिंगल मार्केट प्रोवाइड करवाई जा सके। सेकेंड वन क्या था कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कि इनकी जो GDP है उस GDP को इंक्रीज़ किया जा सके, ठीक है। तो GDP के इंक्रीज़ का हुआ था जब इन्होंने सिंगल मार्केट को या सिंगल करेंसी को लागू किया था। तो थर्ड वन सिंगल करेंसी का एग्जांपल हमारे पास है, जैसे इसका क्या कुछ हमारे लिए 2002 में इन्होंने अडॉप्ट किया था इसको, न्यू करेंसी को, यूरो को। और ये किस लिए किया था? प्रमोट ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी
थ्रू आउट द रीजन्स एंड प्रोमोट इकोनॉमिक इन्वायरमेंट एंड प्रोवाइड बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टमेंट। तो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई गई। एंड कॉमन एग्रीकल्चर पॉलिसीज़, यदि कॉमन एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ की बात करें तो आपका जो हम किसी प्रकार से किसी भी अदर कंट्रीज के ऊपर डिपेंड ना हो, ठीक है। तो फर्स्टली हम क्या है, डिपेंड ना हो, इंडिपेंडेंट हो, हमारे पास जो सरप्लस होगा उसको हम एशिया या अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पर हम इनको एक्सपोर्ट कर सकें, ठीक है। तो ये आपका यूरोपियन यूनियन था। कुछ लिमिटेशंस भी रही थी। लिमिटेशंस क्या रही थी आपकी? लिमिटेशंस में आपकी को जो फ्रांस थे, फ्रांस ने आपकी जो कंट्रीज़ थी उन्होंने हाँ, कॉमन कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करें तो कॉमन कॉन्स्टिट्यूशंस अडॉप्ट करने से सभी जो मेंबर कंट्री थे उन्होंने अडॉप्ट नहीं किया था, फ्रांस ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। तो इसी प्रकार से डेनमार्क है, स्वीडन है, ब्रिटेन है, हैव नॉट एग्री टू गिव अप देयर रेस्पेक्टिव करेंसीज। उन्होंने सिंगल करेंसी को लागू करने के लिए भी नहीं लागू किया था। तो इसी प्रकार से 2003 में जब यूएसए ने इराक के ऊपर जब वॉर हुआ, इराक और यूएसए के इन बिटवीन जो वॉर हुआ था उसमें ब्रिटेन ने उसका साथ दिया था। लेकिन यहाँ पर उसने जो यदि हम बात करें यहाँ पर जर्मनी और फ्रांस की, जर्मनी और फ्रांस ने ब्रिटेन को काफ़ी प्रोटेस्ट किया था, उसके अगेंस्ट में चले गए थे क्योंकि उन्होंने उनका साथ नहीं दिया था। तो इस प्रकार की कुछ लिमिटेशंस भी है। ओके, तो ये था स्टूडेंट्स आपका यूरोपियन यूनियन।